ओके। हम्म। स्क्रीन स्क्रीन और आवाज़ साउंड क्लियर है? स्क्रीन एंड साउंड क्लियर है ना? किस पार्ट का रिकॉर्डेड? हेलो, साउंड आ रहा है? साउंड और स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? linear magnification rules for image tracing. इसका रिकॉर्डेड वाला मतलब इस अभी जो क्लास चल रहा है उसका या लास्ट क्लास का? हाँ अभी वाला, हाँ अभी वाला का मिलेगा ना। ये वाला भी रिकॉर्ड करके दे दूंगा मैं, प्रॉब्लम नहीं है। बट लास्ट क्लास में जो हुआ है ना वो इम्पोर्टेंट भी था। तो लेंस मेकर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर प्रूफ है। मतलब अगर रे से कुछ आने का चांस है तो लेंस मेकर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रूफ्स जो आ सकता है। लेंस मेकर और थिन लेंस फॉर्मूला। तो अच्छा एक बार जस्ट जो भी क्लास में हो उन लोगों ने लास्ट वाला क्लास देखा है, लेंस मेकर वाला? हाँ तो हाँ, ना तो ना, चैट में लिख लो। ना होगा तो ना ही सही। लेंस मेकर वाला क्लास देखा है, वीडियो जो दिया था मैंने? अच्छा, देखो लेंस मेकर वाला ना, जैसे भी करके हो लेंस मेकर वाला देख लो, बिकॉज लेंस मेकर में कन्फ्यूजन रहने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो अगर लेंस मेकर में कन्फ्यूजन है तो वो नेक्स्ट क्लास तक क्लियर करना है, बिकॉज रे का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ, उसको स्किप करके रे में नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो पहले जो दे रहा हूँ वो कर लो। चैप्टर 9 का जितना बाकी है वो कर लो ख़त्म। तो यहाँ पे लास्ट क्लास में ये हुआ था, लेंस मेकर का प्रूफ, थिन लेंस फार्मूला वगैरह, ये वाला प्रूफ लास्ट क्लास में हुआ था। आफ्टर दैट यहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में, पावर वगैरह। आज करना है इक्विवेलेंट लेंसेस। अब देखो इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट लेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस कब होता है? जब कभी डॉक्टर के पास जाओगे ना, आई डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे देखना तुम्हें अलग अलग टाइप के लेंस प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। कभी कभी किसी को वो तुम लोगों ने सुना है कि नहीं पता है, पता नहीं, बट कभी कभी फोकल लगता है, किसी को बाईफोकल होता है, फिर कभी कभी वो लोग बोलते हैं मेरा प्रोग्रेसिव है। सुना है कि नहीं पता है? वो चश्मे वाले टर्म्स होते हैं, चश्मे वाले जिनके पास चश्मा होता है ना उनको उन्होंने सुना होगा प्रोग्रेसिव, बाईफोकल। तो ये सारी चीज़ें ना अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है। तो किसी को जब प्रॉब्लम होता है कि वो एकदम सामने का लेटर्स भी नहीं पढ़ पाते और दूर की चीज़ों का भी प्रॉब्लम होता है, तो उनके जो चश्मे का लेंस होता है, इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ लेंसेज इनबिल्ट। एक होता है उनके दूर के देखने के लिए, और यहाँ पे एक बाईफोकल जैसा लगता है जो उनके सामने की चीज़ों को हेल्प करता है। अब अब ये डिज़ाइन चेंज हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, जहाँ पे धीरे धीरे लेंस का वो स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला अगर कॉन्वेक्स शेप का है तो नीचे धीरे धीरे वो लोग प्रोग्रेसिव करके पावर ऐड करते हैं। बट आइडिया इज कि एक तरह का लेंसेज से हमारा काम नहीं होता, हमें अलग अलग टाइप के लेंसेज चाहिए। बिकॉज अगर एक ही लेंस लगाना होगा तो आप लेंस बहुत मोटा हो जाता है। तो इंस्टेड वी प्रेफर कि हम दो तीन टाइप के लेंसेज को कंबाइन करके हमारे चश्मे की क्लास बनाएं। इस टेक्निक को बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंसेज। तो यहाँ पे चेक करो इक्विवेलेंट लेंस बनाते कैसे। तो यहाँ पे हमने दो लेंस लिया है, लेंस 1 एंड लेंस 2। यहाँ पे एक लेंस 1 लिया है, यहाँ पे एक लेंस 2 लिया है। लेंस 1 भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस 2 भी एक कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस 1 का ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस का सेंटर है C1, लेंस 2 का लेंस का सेंटर है C2। ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ है एंड इमेज, जो फाइनल इमेज है वो यहाँ पे आ रहा है। अब देखो कैसे आ रहा है, पहले इमेज समझ लो फिर बाकी। प्रूफ इसका एकदम ईजी है। वट एवर डिफ़िकल्टी
इन द डायग्राम। मैं कह रहा हूँ रे के सारे प्रूफ्स बहुत इजी हैं, डिफ़िकल्टी डायग्राम में है। इसीलिए डायग्राम जितना टाइम लगे डायग्राम को ध्यान से समझो, डायग्राम को ध्यान से पढ़ो। प्रूफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रूफ बहुत इजी रहता है, प्रॉब्लम बस डायग्राम में होता है। तो अगर डायग्राम क्लियर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली प्रूफ प्रॉब्लम होगा ही। ध्यान से डायग्राम में देखो, यहाँ पे दो तरह के लेंसेज हैं। पहले ऑब्जेक्ट से लाइट गया, ऑब्जेक्ट का लाइट यहाँ पे गया, जाके 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 यहाँ पे टच किया। अब यहाँ पे एयर से ग्लास मीडियम चेंज तो होगा रिफ्रैक्शन, हुआ यहाँ पे पहला रिफ्रैक्शन। अब यहाँ से लाइट, यहाँ पे लाइट जाके फिर ग्लास टू एयर, फिर से मीडियम चेंज तो हुआ दूसरा रिफ्रैक्शन, होके लाइट यहाँ से यहाँ तक गया। अब फिर एयर टू ग्लास, फिर से मीडियम चेंज, लाइट को हुआ एक और रिफ्रैक्शन। अब लाइट फिर ग्लास टू एयर, फिर से मीडियम चेंज तो लाइट को हुआ एक और रिफ्रैक्शन। एक और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से बाहर आके यहाँ पे हिट किया। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट का लाइट घूम फिर के एक दो, एक यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन, यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन, यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन, यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन, टोटल 4 रिफ्रैक्शंस फेस करके लाइट यहाँ पे आके गिरा है। तो दिस इज माई फाइनल इमेज एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट। समझ में आया यहाँ पे रिफ्रैक्शन का स्टोरी, कितने रिफ्रैक्शंस हुए हैं यहाँ पे। जहाँ जहाँ मीडियम पे चेंज होगा वहाँ वहाँ रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आया? हाँ या ना, कुछ तो लिख लो। अच्छा, अब इतने रिफ्रैक्शंस के बाद लाइट फाइनली यहाँ पे आके मीट किया। अब यहाँ पे सोचो, हमें अब थोड़े डिफरेंट टेक्निक से सोचना है। यहाँ तक जो हुआ वो एक्चुअल स्टोरी है, ठीक है, यहाँ तक जो हुआ वो एक्चुअली होता है अगर दो लेंस को साथ में रखते हैं। अब हम थोड़ा डिफरेंट ट्रेजेक्टरी में सोचेंगे, क्या हो अगर लेंस 1 हो और लेंस 2 ना हो। ये होगा हमारा केस 1। हम सोचेंगे कि अगर सिर्फ लेंस 1 होता तो कैसा होता। देखो, अगर सिर्फ लेंस 1 होता तो कैसा होता। अगर सिर्फ लेंस 1 होता तो ये रेड कलर का लाइट यहाँ तक जाता, फिर एयर से ग्लास मीडियम चेंज तो वन टाइम रिफ्रैक्शन, फिर ग्लास के बाहर आएगा तो ग्लास टू एयर, फिर से मीडियम चेंज तो दोबारा रिफ्रैक्शन। इसके बाद लेंस 2 में गया था अंदर, देखो ग्रीन लाइट फिर लेंस 2 के अंदर जा रहा है, बट अब हमारे पास लेंस 2 है ही नहीं, तो ये लाइट सीधा बाहर आ जाएगा। दिस लाइट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, बिकॉज अब लेंस 2 है ही नहीं। तो अब बिना रिफ्रैक्शन के कहाँ तक आ गया है, आई डैश। तो तुम्हारा जो ये रेड लाइट है, जो पहले रिफ्रैक्शन के बाद येलो बन गया उसके बाद ग्रीन, वो दोबारा रिफ्रैक्शन करके ऑरेंज नहीं होगा, वो सीधा यहाँ तक आ जाएगा, बिकॉज लेंस 2 डज नॉट एग्जिस्ट। हम मान के चल रहे हैं कि सिर्फ लेंस 1 है, लेंस 2 नहीं है, ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है। ऐसा सच में नहीं है, हम बस एज्यूम कर रहे हैं कि लेंस 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो ग्रीन लाइट सीधा यहाँ से निकल के आ गया, वो ग्रीन लाइट डायरेक्ट यहाँ से निकल के यहाँ पे आके मीट किया। अब ये एक्चुअल इमेज नहीं है, बट हम मान के चल रहे ये इमेज किसका है, ये इमेज लेंस 1 का है। ये इमेज लेंस 1 क्रिएट करता इमेजिनरी, अगर लेंस 2 नहीं होता। तो हम उस हिसाब से डिस्टेंसेस मेजर करेंगे पहले। तो क्योंकि ये थिन लेंसेज हैं तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना, यहाँ से करना और यहाँ से करना बात सेम है। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है u, इस लेंस से, पहले वाले लेंस से ये आई डैश का इमेज जो इमेजिनरी इमेज है, अगर होता लेंस 2 नहीं होता, उसका डिस्टेंस v डैश, और जो फाइनल इमेज मेरे एक्चुअली में क्रिएट हुआ है उस इमेज को हम v मान रहे हैं यहाँ से, ठीक है। पहले कह रहा हूँ मैं, C1 से मेजर करना, C2 से मेजर करना और दोनों के बीच में से मेजर करना ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज ये लेंसेज बहुत ही थिन है, वेरी थिन लेंसेज। तो इतने थिन है कि यहाँ का डिस्टेंस कुछ खास ज़्यादा है नहीं, तो उस डिस्टेंस के बारे में मत सोचो, ये बहुत ही कम है। बट अदर देन दैट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया यू, इमेजिनरी इमेज जो अगर होता लेंस 2 नहीं होता उसका डिस्टेंस मेजर किया है v डैश, और जो एक्चुअल इमेज है उसका डिस्टेंस लेंस से मेजर किया है v। बताओ तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। रेड लाइट, पहला रिफ्रैक्शन येलो, फिर रिफ्रैक्शन ग्रीन, फिर एक्चुअल रिफ्रैक्शन ऑरेंज, फिर एक्चुअल रिफ्रैक्शन ब्लू, बट हम मान रहे हैं कि लेंस 2 है ही नहीं। तो अगर लेंस 2 ना हो, सिर्फ लेंस 1 हो, तो लाइट को रेड, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, उसके बाद दूसरा रिफ्लेक्शन होने का चांस ही नहीं है, तो ये लाइट सीधा आके यहाँ पे चला गया। तो ये इमेज मेरा इमेजिनरी इमेज हो गया।
अब सिर्फ लेंस वन के लिए हम लगाएंगे लेंस वाला फॉर्मूला। देखो हम लगाएंगे ओनली फॉर लेंस वन लेंस फॉर्मूला। अब लेंस वन के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, इमेज कौन है, ढूंढो। लेंस वन के सारे चीज़ें हम मार्क करेंगे यूजिंग कौन सा कलर ले लो लेंस वन के लिए, मान लो रेड। तो लेंस वन के लिए सब कुछ मार्क किया जाएगा यूजिंग रेड। लेंस वन के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, लेंस वन के लिए ऑब्जेक्ट है ओ, वेरी गुड। लेंस वन के लिए इमेज कौन है, लेंस वन अगर हो तो लेंस टू का हम नहीं सोचेंगे। जब लेंस वन का सोच रहे हैं तो टू इज नॉट पार्ट ऑफ आवर प्लान। लेंस वन के लिए ओ ऑब्जेक्ट है, लेंस वन के लिए इमेज देखो, यहाँ से लाइट जाके यहाँ से सीधा दिस इज माई इमेज फॉर लेंस वन। बिकॉज लेंस वन के टाइम पे लेंस टू है नहीं, तो ये लाइट जो लेंस वन से निकला है वो डायरेक्टली इमेज देना चाहिए था, वो वापस लेंस टू के अंदर जाना नहीं चाहिए था, वो डायरेक्टली हमें इमेज देना चाहिए था। तो लेंस वन का ऑब्जेक्ट, लेंस वन का इमेज। अब लेंस वन का ऑब्जेक्ट मिल गया, इमेज मिल गया, डिस्टेंस मेजर करो। लेंस वन का ऑब्जेक्ट लेंस वन से लेके ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, यू। लेंस वन से लेके ये वाला इमेज कितने दूरी पे है, वी डैश। तो हो गया, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी मिल गया, इमेज का डिस्टेंस भी मिल गया। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हमारे पास आ गया है, इमेज का डिस्टेंस भी आ गया है। और लेंस वन का फोकल लेंथ हम मान के चल रहे कि इसका फोकल लेंथ है f1 और इसका है f2। दो लेंस अलग अलग हैं तो उनका फोकल लेंथ भी अलग है, एक का f1 एक का f2। अब इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे बिठाओ। देखो एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u प्लस 1 बाई इमेज डिस्टेंस v इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ, लेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लगाएंगे -1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u प्लस 1 बाई इमेज डिस्टेंस v डैश इक्वल्स टू 1 बाई f1 फोकस ऑफ द पहला लेंस। ये हो गया फर्स्ट लेंस का फॉर्मूला। पहला लेंस क्लियर है। थोड़ा समरी थोड़ा तो दिया है, देखो तो समझ में आया तुम्हें धीरज? समरी कुछ नहीं, वो लास्ट प्रूफ जैसे ही है कि लेंस वन का अगर लेंस टू ना हो तो लेंस वन का क्या होगा, जो लास्ट क्लास लास्ट में जो किया था ना लेंस में। हाँ ठीक है, देख लेना। देखो फर्स्ट अभी तक जो फॉर्मूला प्रूफ हुआ है वो समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ है कि ये लेंस वन का ऑब्जेक्ट है ओ, लेंस वन का ऑब्जेक्ट है हो, और लेंस वन का लाइट अगर लेंस टू में ना जाए तो ये ग्रीन लाइट जो निकला है वो स्ट्रेट यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज लेंस वन का इमेज, लेंस वन का इमेज का डिस्टेंस वी डैश। तो वी डैश प्लस इक्वल्स टू लेंस वन का फोकल लेंथ f1। पहला इक्वेशन क्लियर है? जल्दी जल्दी, पहला इक्वेशन क्लियर है या कहीं पे कंफ्यूजन है, पूछ लो। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में जाते हैं। सेकंड पार्ट में देखो, अब सेकंड पार्ट के टाइम पे हमारे लिए लेंस टू एग्जिस्ट करता है बट लेंस वन डज नॉट एग्जिस्ट। अब लेंस वन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे लिए, बट हाँ लेंस टू है। अभी अभी हम मान के चलेंगे कि लेंस टू एग्जिस्ट, लेंस वन डज नॉट। तो लेंस टू को ब्लू से मार्क करते हैं, लेंस टू एग्जिस्ट, इसका फोकल लेंथ है f2, और लेंस वन अभी हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अगर लेंस वन तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता तो ये ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये लेंस वन के सामने था। तो तुम्हारे लिए अभी ये लेंस है ही नहीं, दिस लेंस डज नॉट इवन एग्जिस्ट। तो ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे पास ओ वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा केस है ओ ऑब्जेक्ट मेरे पास है ही नहीं, तो लेंस टू का फाइनल इमेज कौन सा था, लेंस टू ने फाइनल इमेज ये वाला क्रिएट किया था आई। तो फिर लेंस टू का ऑब्जेक्ट कौन है, लेंस टू लेंस वन का इमेजिनरी इमेज को अपने ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। लेंस टू लेंस वन से जो ये क्रिएट हुआ था ना इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, जो हमने कहा था कि ये इमेजिनरी है, अगर नहीं होता तो क्या होता, वो वाला इमेज को लेंस टू विल ट्रीट एज इट्स ऑब्जेक्ट। लेंस टू इसको अपना ऑब्जेक्ट मानेगा, और क्योंकि ये इमेजिनरी सीन है तो इसको हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेंस टू इस पहले केस वाले इमेजिनरी इमेज को अपने ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा एंड दैट ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक इमेजिनेशन था हमारा कि अगर नहीं होता तो क्या होता, वहाँ से हमने इमेजिन किया था उसको, वो एक्चुअली में यहाँ पे है नहीं, दिस रेड बॉल इज नॉट देयर, बट हम इसको वो मानेगा अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट।
और इस ऑब्जेक्ट का इमेज वो यहाँ पे देगा। कन्फ्यूजिंग है, लगना चाहिए कन्फ्यूजिंग, ऑब्वियसली समझ रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, अगर तुम लोग को क्लियर नहीं हो रहा है तो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। कर दोबारा चाहिए? नहीं चाहिए? अच्छा, क्लियर है। बाकी लोग समझ में आया? नहीं आया तो बोल लो, उसमें ऑनलाइन में क्या ही, चैट में क्या लिखने में क्या शर्म। अच्छा ठीक है, नहीं है तो आगे देखो। तो कहानी ये हो रहा है कि तुम्हारा लेंस टू डज नॉट एग्जिस्ट, तो लेंस वन का सॉरी लेंस वन डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है नहीं। तो लेंस वन के इमेजिनरी इमेज को लेंस टू ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, यानी आई डैश इज माई ऑब्जेक्ट। तो आई डैश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और जो आई इमेज बना है फाइनल इमेज, दैट विल बी माई फाइनल इमेज। यानी लेंस टू का फाइनल इमेज है आई, एंड लेंस टू का ऑब्जेक्ट है आई डैश। ठीक है। अच्छा, अगर लेंस टू का फाइनल इमेज आई है और ऑब्जेक्ट आई डैश है, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट भी मिल गया, इमेज भी मिल गया। डिस्टेंस मेजर करते हैं। सी टू से लेके आई डैश का डिस्टेंस, सी टू से लेके आई डैश का डिस्टेंस अगर मेजर करने जाओगे तो कितना आएगा देखो। अब सी टू से आई डैश का डिस्टेंस मेजर करेंगे। सी टू से लेके आई डैश तक का डिस्टेंस होगा वी डैश, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है तुम्हें सी टू से मेजर करो या सी वन से मेजर करो, दिस डिस्टेंस इज वेरी नेग्लिजिबल। तो सी टू से आई डैश का डिस्टेंस, सी टू से आई डैश का डिस्टेंस और सी वन से आई डैश का डिस्टेंस विल बी वी डैश ओनली। तो आई डैश का डिस्टेंस कितना होगा, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, वी डैश। इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, वही वी, आई से लेके सी टू का डिस्टेंस वी। तो हमें इमेज डिस्टेंस मिल गया वी, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सी टू से मिल गया वी डैश। तो हम यहाँ पे जाके बिठा देंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था वी डैश, तो माइनस वन बाई वी डैश, इमेज का डिस्टेंस था वी, तो वन बाई वी इक्वल्स टू वन बाई एफ टू। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, देयर आर टू इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें दो लेंसेज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया था ना, बोथ द लेंसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ एडिशन कर देंगे। एडिशन करने के बाद देखो यहाँ पे ये आगे इक्वेशन, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, हो गया एडिशन। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल्स टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू। यहाँ तक हो गया मेरा इक्वेशन थ्री। अब आगे जाओ। अब डायग्राम का काम हमारा हो चुका है, तो अभी डायग्राम कुछ देर के लिए मिटा देते हैं, मतलब मार्किंग्स। अब दूसरी चीज़ पे फोकस करो। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम दो लेंस को कंबाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि दो लेंस कंबाइन करोगे वो बेटर होता है कंपेयर टू एक लेंस लगाना, एक लेंस ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो मान लो कि अगर तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे हो, तुम्हें एक ही लेंस चाहिए, तो अगर तुम्हें एक ही लेंस चाहिए तो डायग्राम कुछ ऐसा नहीं होगा। ये आ गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, तुम्हारा ऑब्जेक्ट पहले जहाँ पे था अभी भी तुम्हें ऑब्जेक्ट वहीं पे ही चाहिए। तुम्हारा इमेज जहाँ पे था फाइनल, तुम्हें अभी भी फाइनल इमेज वहीं पे ही चाहिए। ऑब्वियसली ना, उनसे उन चीज़ों से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ऑब्जेक्ट और इमेज से तुम्हारा वहीं पे होना चाहिए, बट तुम लेंस बस दो की जगह एक यूज़ करोगे। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू लेंसेज आई एम गोइंग टू यूज़ वन लेंस। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू लेंसेज अभी मैं एक ही लेंस से यही ऑब्जेक्ट यही इमेज क्रिएट करूँगा। तो मैंने दो लेंस की जगह एक लेंस यूज़ किया। इस लेंस का फोकल लेंथ एफ है। तो बेसिकली अब क्या हुआ है कि ओ से लाइट यहाँ पे गया, रिफ्रैक्ट हुआ करके यहाँ पे आके इमेज दे दिया। अब ध्यान से देखो, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू लेंसेज, दो लेंस लगा के मेरे ऑब्जेक्ट को जहाँ पे इमेज क्रिएट किया है, मैंने एक ही लेंस से उसी ऑब्जेक्ट को वहीं पे इमेज लगाया है। यानी दो लेंसेज का इक्विवेलेंट है मेरा लेंस। यानी दो लेंसेज लगा के तुम जो कर रहे हो, मैं एक लेंस से वही कर रहा हूँ, सेम चीज़, वही ऑब्जेक्ट वही इमेज। तुम दो लेंस से कर रहे हो, मैं एक लेंस से कर रहा हूँ। तो इस कहानी पे सेकंड वाले केस में व्हाट इज माई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, वही तो यू ही होगा ये।
बिकॉज लेंस दोनों के बीच में बैठाया मैंने। तो मैंने पहले ही कहा था ना तुम्हें यहाँ से मेजर करो, यहाँ से मेजर करो, या यहाँ से मेजर करो, बात सेम है बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो तुम इसी डिस्टेंस को यहाँ पे देख लो, तो यहाँ से मेजर कर रहे हो तो वही यू मिलना चाहिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहाँ से आई मेजर कर रहे हो तो वही वी मिलना चाहिए इमेज का डिस्टेंस। तो अगर इस वाले लेंस के लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। इफ ए सिंगल लेंस, इफ ए सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, ये ग्रीन वाला, produces the image I of the object O, produces image I of the object O exactly as the lens L1 and L2 together do, then इस सेकंड वाले केस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, u के लिए लिख सकते हैं -1/u, v के लिए लिख सकते हैं +1/v इक्वल्स टू 1/f। अब दिस इज माई इक्वेशन 4, दिस इज माई इक्वेशन 4। अब 3 एंड 4 में देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों का, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड सेम है। Therefore, combining 3 and 4 we can say 1/f equals to this. Since left hand side same है तो right hand side equal होगा, तो this part is equals to this part, तो 1/f1 plus f2 equals to 1/f। यानी दो लेंसेस लगाने पे मेरा रिजल्टेंट फोकल लेंथ कितना होगा, रिजल्टेंट फोकल लेंथ विल बी इसका फोकल लेंथ प्लस इसका फोकल लेंथ। दिस इज द फॉर्मूला। तो हम दो लेंसेज कैसे चूज करेंगे, ऐसे जहाँ से डॉक्टर का प्रेस्क्राइब्ड फोकल लेंस होगा ये वाला, उसको बनाने के लिए तुम जितने भी लेंस लोगे उसका 1/f 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 ऐड होता जाएगा। और ऑलरेडी हमें लास्ट क्लास से पता है कि पावर इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। तो 1/f को मैं लिख सकता हूँ p, 1/f1 को लिख सकता हूँ p1, 1/f2 को लिख सकता हूँ p2। यानी तुम्हारे अगर मैं 3 लेंसेज कंबाइन कर दूँ और हर लेंस का पावर 2, इसका 3, इसका 4 हो, तो 3 लेंसेज कंबाइन करने पे मेरे चश्मे का पावर कितना होगा, 2 + 3 + 4 यानी 9 पावर, मतलब बहुत ज़्यादा। 9 पावर है तुम्हारे आँखों में, तो तुम PWD क्लेम कर सकते हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो बहुत ज़्यादा पावर है वो, 9 10, ये बहुत ही हाई लेवल पावर है। तो वहाँ से आ गया पावर का फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन से वाले पार्ट में है, वो इमेजिनरी इमेज वाला। इमेजिनरी इमेज वाला ना, इमेजिनरी इमेज। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है होगा, देख लेना रिकॉर्डेड, बट याद से रिकॉर्डेड देखना, मिस मत करना। लास्ट क्लास का भी जैसे रिकॉर्डेड है वो भी ख़त्म कर लेना। तो ये टेक्निक आ गया, ये फॉर्मूला जो आ गया अभी, तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा कम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला। अब फ्रॉम कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन। अब देखो दो लेंसेज कंबाइन करके मुझे लेंस का कनेक्टेड नेट फोकल लेंथ मिल गया, नेट पावर मिल गया। तो नेट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, नेट मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट m1 इंटू m2। मतलब अगर मेरे पास दो लेंसेज हैं इस तरह के, तो थोड़ा रब कर देता हूँ मैं इनको। अगर मेरे पास दो लेंसेज हैं इस तरह के और एक लेंस का मैग्निफिकेशन जो वो मैग्नीफाई कर सकता है इमेज को, वो m1 है, दूसरे का m2 है, तो इस पूरे कम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन कितना होगा, m1 इंटू m2 बस। अगर यहाँ पे 3 लेंस होता तो क्या होता, m1 इंटू m2 इंटू m3। अगर 4 लेंस होता तो m4। तो मैग्निफिकेशन कैसे मेजर करना है पूरे सिस्टम का, पहले लेंस का इंटू सेकेंड लेंस का इंटू थर्ड लेंस का। पावर कैसे मेजर करना है, P1 + P2 + P3 + P4। फोकल लेंथ कैसे मेजर करना है नेट का, मतलब टोटल का, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4। अब ये आगे तुम्हारे 3 फॉर्मूलाज, मैग्निफिकेशन का, पावर का, फोकस का। तो इस टेक्निक से हम किसी भी चीज़ का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिविया टाइप का है, यानी MCQ क्वेश्चन में काम आ सकता है। इफ टू लेंसेज ऑफ इक्वल फोकल लेंथ,
अगर दो लेंसेज ऐसे हों जिनका फोकल लेंथ सेम है बट ऑपोजिट इन नेचर, अगर नेचर ऑपोजिट है, यानी एक हो गया कन्वर्जिंग टाइप का जो लाइट को कन्वर्ज करता है, और एक ले लिया मैंने डाइवर्जिंग टाइप का जो लाइट को डाइवर्ज करता है, और इन दोनों को अगर जोड़ दे और दोनों का फोकल लेंथ सेम हो, यानी यहाँ पे देखो एक कॉन्केव को एक कॉन्वेक्स से जोड़ा है और दोनों का फोकल लेंथ हमने सेम सेम लिया है, यानी इसका भी फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, देन द कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज ए प्लेन ग्लास प्लेट एंड हैव कॉम्बिनेशन इन्फिनिटी, यानी इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये लेंस की तरह बिहेव करना ही बंद कर देंगे, इट विल बिहेव लाइक ए पीस ऑफ ग्लास। सोच के देखो, ये होना भी चाहिए था। इन दोनों को अलग अलग रखोगे ना तो इनके पास एक पर्टिकुलर शेप है लेंस का, एक ऐसा शेप का है, एक ऐसा शेप का है, जैसे दोनों को कंबाइन किया ना इनका शेप ही बिगड़ गया। देखो ये कोई शेप बनता है, इनका शेप पूरा बिगड़ चुका है, ये कोई लेंस का शेप थोड़ी हुआ ऐसा। इसी वजह से ये ग्लास के प्लेट जैसा बिहेव करते हैं, लाइक ए पीस ऑफ ग्लास, और पीस ऑफ ग्लास का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, यानी इट इज़ ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट पीस ऑफ ग्लास, इस तरह के ग्लास का पीस का जैसा बिहेव कर रही है, एक इस तरह के ग्लास के टुकड़े के जैसा। तो याद रखना, अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों के फोकल लेंथ सेम होने चाहिए और दोनों ऑपोजिट नेचर के होने चाहिए। तो याद रखना ऐसे चीज़ें छोटे छोटे एमसीक्यूज में आ सकते हैं ऐसे। अब कुछ इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से देखो। पहला प्रिंस डिस्टेंस ऑफ सेकंड फोकस, यानी फोकस देखो जो सेकंड फोकस, ये भी तुम लोग मिस, जिन लोगों ने पहला क्लास किया है उन लोगों को पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, एक लेंस का दो फोकस होता है, एक इधर एक इधर, एक होता है फॉर दिस सरफेस, इस सरफेस के लिए एक फोकस, और एक फोकस होता है फॉर दिस सरफेस, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस ऑफ द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इसको या इसको कुछ किसी को भी मान सकते हो, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है, सेकंड वाला इधर वाला, ठीक है, इस साइड वाला। कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, कनकेव लेंस का नेगेटिव होता है, और प्लेन सरफेस का इनफाइनाइट होता है। तो किसी भी लेंस का इस साइड वाला या उस साइड वाला कुछ भी मान लो, बिकॉज अल्टीमेटली डायग्राम तो वही बनेगा। कॉन्वेक्स में सारे इमेजेस, कॉन्वेक्स में जनरली एक केस को छोड़ के, एक्सेप्शनल केस छोड़ के बाकी सारे इमेजेस यहाँ पे क्रिएट होते हैं। कनकेव लेंस में सारे इमेजेस इस साइड में क्रिएट होते हैं, इसी साइड में। और प्लेन, मेरे प्लेन ग्लास का तो अच्छा कुछ इमेज ही नहीं आता, वो तो एक प्लेन ग्लास का टुकड़ा है। तो कॉन्वेक्स के केस में ऑल द फोकल लेंथ्स विल बी पॉजिटिव, कॉनकेव के केस में ऑल द फोकल लेंथ्स विल बी नेगेटिव। याद रखना, तो एग्जाम में कभी भी कॉनकेव मेंशन्ड हो तो फोकल लेंथ का वैल्यू को नेगेटिव करके चूज करना है, कॉन्वेक्स मेंशन्ड हो तो पॉजिटिव करके चूज करना है। और याद रखना ये लेंसेज का बात हो रहा है, नॉट मिरर। मिरर का कहानी इस पे आके मिक्स मत करना, मिरर मिरर है, लेंस लेंस है। मिरर में अपना मुंह देख सकते हो, लेंस में नहीं देख सकते, लेंस में किसी और का मुंह देख सकते हो। एपर्चर, effective diameter of the light transmitting area is called aperture of the lens. तो intensity of the image is directly proportional to aperture का square। aperture क्या है एक बार देख लो, तो यहाँ पे देखो, ये जो है ये तुम लोग बता दो, तुम देख के तुम्हें क्या लग रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है, देख के तुम लोग को क्या लग रहा है इमेज देख के, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। एक बार फिर से मतलब निकल के वापस ज्वाइन कर लो अगर स्क्रीन में इशू है तो। ये वाला लेंस देख के तुम्हें क्या लग रहा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, एनीथिंग? अरे हाँ इसमें तो लिखा हुआ है, अरे नहीं ध्यान से वीडियो फोटो देख लो, उसके साइड में लिखा हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, साइड में लिखा हुआ है। कहाँ गया, देखो ये थोड़े इस तरह से कर्विंग कर्विंग शेप का है, देखो यहाँ से लाइट देख के तुम्हें पता चल रहा है ये थोड़ा सा अपर कर्व है दोनों साइड में, आउटवर्ड बल्जिंग शेप का है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसका ये जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर, इस डायमीटर को हम बोलते हैं एपर्चर ऑफ द लेंस। और ये डायमीटर जितना बड़ा होगा लेंस उतना अच्छा होगा।
तुम लोगों ने अगर कभी ध्यान दिया होगा कि डीएसएलआर में देखा है तुम लोगों ने पिक्चर कितना अच्छा आता है, बट फ़ोन कैमरा में पिक्चर उतना अच्छा नहीं आता। बट डीएसएलआर का जो मेगापिक्सल है वो बहुत कम है फ़ोन के मुकाबले। फ़ोन 200 मेगापिक्सल में आता है, 108 मेगापिक्सल में आता है। डीएसएलआर 25 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल ऐसे में आता है। बट डीएसएलआर का कैमरा पिक्चर क्वालिटी इज़ मच मच सुपीरियर टू दैट ऑफ योर फ़ोन का कैमरा। क्यों? डीएसएलआर का लेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू तुम्हारे मोबाइल का लेंस। तो इसी चक्कर में ना मोबाइल बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। बिकॉज डीएसएलआर का लेंस अगर इतना बड़ा है तो उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, जबकि तुम्हारा फ़ोन का लेंस इतने साइज़ का है तो उसका डायमीटर बहुत कम है। और डायमीटर को ही हमने एपर्चर कहा है। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस कह सकते हो। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस या क्लैरिटी ऑफ द इमेज, वो डिपेंड करता है एपर्चर के स्क्वायर पे। तो एपर्चर जितना ज़्यादा होगा इमेज उतना ही तुम्हें क्लियर, क्रिस्प और ब्राइट मिलेगा। इसी वजह से डीएसएलआर से कंपेयर नहीं कर सकते। तुम आईफोन ही खरीद लो या सैमसंग का S24 अल्ट्रा ही खरीद लो, डीएसएलआर से कंपेयर नहीं कर पाओगे। बिकॉज जितना बड़ा लेंस लोगे उसका फिजिक्स का एडवांटेज उतना ज़्यादा रहेगा। तो तुम चाहे कितना ही ज़्यादा काम क्यों ना कर लो प्रोसेसिंग पे, बट वो डीएसएलआर का लेवल अचीव नहीं कर पाओगे। बिकॉज एपर्चर के साथ इंटेंसिटी का स्क्वायर का रिलेशन है। नेक्स्ट, पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर तभी बोला है मैंने, याद रखना यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर होता है। पावर इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ। अब पावर कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगा, प्लेन के लिए जीरो होगा। ये तो ऑब्वियसली ना, पावर 1 बाई फोकल लेंथ है। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो पावर भी नेगेटिव होगा। तो वो तो वहाँ पे आ गया। When medium on the two side of the lens is same, then focal length of 1 equals to focal length of 2। अगर लेंस के दोनों साइड पे मीडियम सेम है, यानी इधर भी एयर है इधर भी एयर है, तो इस साइड का फोकल लेंथ और इस साइड का फोकल लेंथ सेम आएगा। लेंस का मैंने कहा था लेंस हैव टू फोकसेस, यहाँ पे एक आता है यहाँ पे एक आता है, दोनों साइड के फोकस का लेंथ सेम होगा इन केस ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्वियसली इतना तो पर्टिकुलर केस के में ही होगा। फिर से देख लो, अगर कोई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका दोनों साइड का बल्ज सेम है, इधर जितना बल्ज हुआ है उधर उतना ही बल्ज हुआ है, और दोनों साइड का रेडियस भी सेम है, यानी यहाँ पे जो सर्कल क्रिएट होगा, यहाँ पे जो सर्कल इमेजिनरी सर्कल क्रिएट होगा, और यहाँ पे जो इमेजिनरी सर्कल क्रिएट होगा, दोनों का रेडियस अगर सेम हो तो इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ सेम आएगा, लेंथ सेम आएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम आएगा। कब? जब इधर भी एयर रखा हो इधर भी एयर रखा हो, या इधर भी वाटर रखा हो इधर भी वाटर रखा हो, यानी दोनों साइड में मीडियम सेम होना चाहिए। अब क्या हुआ अगर दोनों साइड में मीडियम सेम ना हो? जैसे ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो लेंस के इस साइड में मीडियम μ1 है, उस साइड में मीडियम μ2 है। ऐसे वाले केस में फोकल लेंथ, जैसे इसका भी तो दो फोकल लेंथ आएगा, यहाँ पे एक मिल गया मान लो f2, या यहाँ पे एक मिल गया f1, तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये सेम नहीं होगा। ये किस रेशियो पे डिपेंड करेगा? f1 बाई f2 इक्वल्स टू μ1 बाई μ2। तो ये μ1 और μ2 के रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो वो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। अगर लेंस के दो साइड में मीडियम डिफरेंट हो तो रेशियो f1 बाई f2 इक्वल्स टू μ1 बाई μ2। आया समझ में? आया समझ में? दोनों साइड के मीडियम को स्टूडेंट। तो लेंस के दो साइड में अगर मीडियम डिफरेंट है तो रिलेशन भी डिफरेंट ही होगा। अगर मीडियम सेम है तो फोकल लेंथ सेम होगा। अब यहाँ पे दो तरह के लेंसेस लिया है हमने, देखो थिक लेंस और थिन लेंस। डिफरेंस क्या है? थिक लेंस में पावर बहुत ज़्यादा मिलेगा बट फोकस कम, फोकल लेंथ कम होता है, रेडियस भी कम होता है। याद रखना थिक लेंस का रेडियस कम होता है बिकॉज वो सर्कल छोटा बनाता है। जो थिन लेंस होता है ना उसका सर्कल बड़े साइज का होता है, और जितना थिन लेंस लोगे वो उतना ज़्यादा बड़ा सर्कल होगा। इतना थिन लोगे ना उसका सर्कल और बड़ा होगा। तो जितना थिन लेंस है उतना उसका रेडियस कम होगा, और रेडियस कम होगा तो फोकल लेंथ ऐसे ही कम होगा बिकॉज फोकल लेंथ क्या है? रेडियस का आधा।
बट थिक लेंसेज का पावर ज़्यादा होता है, थिन लेंसेज का पावर कम होता है। इसीलिए देखना, अगर किसी के आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके आंखों का जो चश्मा है उसका ग्लास बहुत मोटा होगा, बिकॉज मोटा ग्लास यानी थिक लेंस का पावर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो थिक होते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म बाई ए कॉन्वेक्स लेंस इज 4f। एक कॉन्वेक्स लेंस के केस में, एक कॉन्वेक्स लेंस के केस में एक ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच, रियल इमेज यानी जो इमेज तुम प्रोजेक्ट कर सकते हो, उस इमेज के बीच बीच में जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस तुम रख सकते हो इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है 4f। उससे ज़्यादा डिस्टेंस तुम नहीं रख सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पॉसिबल बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए रियल इमेज इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 4f। ये वो एमसीक्यू के लिए दिया है मैंने, और कुछ नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस फॉर ए कॉनकेव लेंस इज इज फोकल लेंथ। तो कॉनकेव लेंस के लिए उसका इमेज डिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, फोकल लेंथ तक। यानी किसी लेंस का फोकल लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसके इमेज डिस्टेंस मैक्सिमम कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो दैट इज 2 क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इनको याद रखना है एज ए ट्रिविया फैक्ट की तरह, अगर आ जाए तो। इसके बाद कुछ डिफरेंट स्टोरीज, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले ही, तो बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, म्यू एल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, म्यू एम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। मैं वैल्यूज पुट करके दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझने में ईजी हो, बट इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, ये भी एक फैक्ट है और कुछ नहीं, दिस इज ऑल्सो अनदर फैक्ट। तो मैं सारे लेंस का वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ। मान लो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, यहाँ पे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इसके आसपास है एयर, ठीक है। मीडियम जो चारों तरफ जो मीडियम है ना, यहाँ पे जो मीडियम होगा, जो भी मीडियम है यहाँ पे, दैट मीडियम इज एयर। अगर मीडियम एयर है तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो यहाँ पे लेंस ज़्यादा है मीडियम से। अगर लेंस मीडियम से ज़्यादा है तो जिसका जैसा बिहेवियर है ना, नेचर है, वो ऐसे ही बिहेव करेगा। कॉन्वेक्स किस नेचर का है, कन्वर्जिंग, तो वो कन्वर्जिंग के जैसा ही बिहेव कर रहा है, लाइट को खींच के एक पॉइंट पे मीट करा रहा है। कॉनकेव का नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग, तो वो डाइवर्जिंग के जैसा ही बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे आओ, कहानी चेंज होना स्टार्ट होगा। अभी लेंस कितना था मेरा, 1.5, 1.5, बट हियर लेंस का मीडियम इज स्मॉलर देन मीडियम सराउंडिंग का, यानी यहाँ पे सराउंडिंग कितना है, सराउंडिंग का मान लो यहाँ पे है 2, कुछ भी हो सकता है, सराउंडिंग डायमंड हो सकता है, कुछ भी, यानी समथिंग दैट हैज ए हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सराउंडिंग तुमसे ज़्यादा हो जाए ना तो तुम अपना मनमानी नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा नेचर कन्वर्जिंग का था, सराउंडिंग ने तुम्हें डाइवर्जिंग बना दिया। अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस भी लाइट को बाहर धकेल रहा है, कॉनकेव को डाइवर्जिंग का नेचर का था, उसको कन्वर्जिंग बना दिया। अब कॉनकेव लेंस भी कन्वर्ज करके लाइट को मीट करा रहा है, यानी अगर तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम हो जाए तो सराउंडिंग अपना मनमानी करेगा, तुम अपना नहीं के चला पाओगे। और अगर तुम सराउंडिंग से ज़्यादा हो तो तुम अपना चला पाओगे, तो तुम बोलोगे कि मैं तो कन्वर्जिंग हूँ, मैं कन्वर्ज ही करूँगा। लेकिन अगर सराउंडिंग तुमसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो गया तो तुम हार जाओगे और तुम्हारा नेचर नहीं चलेगा, तब उल्टा हो जाएगा, कन्वर्टिंग विल बिकम डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग विल बिकम कन्वर्जिंग, ठीक है। और अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, यानी ये भी 1.5 हो, ये भी 1.5 हो, यानी लेंस भी 1.5 का, सराउंडिंग भी 1.5 का, तो तो ये ना कन्वर्जिंग के जैसे बिहेव करेगा ना डाइवर्जिंग, इट विल एक्ट एज ए प्लेन ग्लास, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये प्लेन ग्लास के जैसा बिहेव करेगा। यानी देखो, लाइट ना कन्वर्ज हो रहा है ना डाइवर्ज, लाइट सीधा निकल रहा है। समझ में आया ये वाला, समझ में आया सबको।
समझ में आया? अच्छा, ठीक है। तो इतना ही है यहाँ पे स्टोरी, ठीक है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, यही है कहानी। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि लेंस का मीडियम और सराउंडिंग का मीडियम कैसा रिलेशन में, ज़्यादा है कि कम है कि सही में। अब ये लेंस इन लिक्विड का डायरेक्ट फार्मूला है। अब डायरेक्ट फार्मूला तुम सीख सकते हो, अगर नहीं सीख रहे हो तो तुम्हें बस इसको लेंस मेकर में पुट करना है। वो हम न्यूमेरिकल जब करेंगे ऑफलाइन में तब दिखा के दूंगा। बट आइदर यू कैन लर्न द डायरेक्ट फार्मूला, और तुम लेंस मेकर में डाल के भी यहाँ पे आ सकते हो, दोनों सेम कहानी है, ठीक है। तो तुम पे डिपेंड करता है। तो तुम या तो यहाँ वाला फार्मूला सीख लेना, या फिर लेंस मेकर में डाल के जैसे हम करेंगे ऑफलाइन में वैसे करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ ए ग्लास लेंस इज दिस। उसका फोकल लेंथ है एफ इन एयर, देन इनसाइड द वाटर इज फोकल लेंथ इज 4f। तो ये वाला पर्टिकुलर रिलेशन याद रखना, एक पर्टिकुलर केस है ये। कैसे होता है देख लेना ये न्यूमेरिकल्स के टाइम पे, ये इस रिलेशन से होता है, फ्रॉम दिस रिलेशन। बट अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ एफ है एयर में, तो उसको पानी में डाल दोगे, यानी मान लो ये ग्लास का लेंस है और इसका करंट फोकल लेंथ है एफ, इस पूरे लेंस को मैंने डुबा दिया पानी के अंदर, तो अब इसका फोकल लेंथ बन जाएगा 4f। और इन लिक्विड फोकल लेंथ इंक्रीजेस एंड इट्स पावर डिक्रीजेस। याद रखना, अगर किसी लेंस को लिक्विड में डालोगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा बट पावर कम हो जाएगा, बिकॉज पावर और फोकल लेंथ का इन्वर्स रिलेशन। तो अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर को कम होना ही है, बिकॉज दे आर इन्वर्सली रिलेटेड। अब आते हैं कटिंग ऑफ लेंस। अगर इस तरह से लेंस को बीच में काटोगे ना यहाँ से, तो अगर पहले लेंस का फोकल लेंथ एफ था तो अभी वो ट्वाइस एफ बन जाएगा, और पावर पहले अगर पी था अभी वो पी बाई टू हो जाएगा। याद रखना, ये इन छोटे छोटे चीज़ों को बस याद रख लो। किसी भी लेंस को अगर बीच में से काट दे, ठीक है, तो पहले अगर फोकल लेंथ एफ था तो अभी वो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस एफ। और अगर पहले पावर पी था तो वो आधा आधा हो जाएगा, पी बाई टू। और अगर लेंस को यहाँ से काट देंगे ना बीच में से ऐसे, तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो सब कुछ सेम रहेगा। तो फोकल लेंथ भी एफ रहेगा, पावर भी एफ रहेगा। बट अगर लंबा लंबा है, मतलब ये वर्टिकली काटोगे, तो एफ बन जाएगा ट्वाइस एफ हर किसी के लिए। इसके लिए एक बार ट्वाइस एफ, इसके लिए भी ट्वाइस एफ, और इसका पावर बन जाएगा पी बाई टू, इसका भी पावर बन जाएगा पी बाई टू। ये हो गया यहाँ का स्टोरी। अब देखो, a symmetrical lens is cut along optical axis in two equal parts. Intensity of formed by each part will be same as that of the complete lens. यानी अगर ऐसे काटोगे ना प्रिंसिपल एक्सिस में, ऐसे काट दोगे तो नहीं सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ ना। हाँ दिस वन ऐसे। अगर किसी भी सिमेट्रिकल लेंस को कट अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस में ऐसे काट दोगे बीच में से, तो उसका जो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड है ईच पार्ट का, मतलब ईच पार्ट जो इमेज क्रिएट करेगा उसकी इंटेंसिटी सेम रहेगा, इंटेंसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी अगर लेंस को लंबे वर्टिकली कट करोगे तो तुम्हारा जो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज है उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काटोगे, यानी ऐसे काट दोगे, अगर ऐसे ऐसे दो पीसेस में काटोगे अगर ऐसे दो पीसेस में काटोगे तो हर पार्ट का इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी लेस। और कितना लेस होगा? 1/√2 टाइम्स। तो ऐसे काटेंगे तो इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस ऑफ द इमेज में कोई चेंज नहीं होगा। इमेज पहले जितना ब्राइट था अभी भी उतना ही ब्राइट रहेगा। यहाँ पे ब्राइटनेस 1/√2 टाइम्स कम हो जाएगा ऐसे काटोगे तो। तो ये दो पार्ट है, कहानी याद रखना। ऐसे काटेंगे तो फोकल लेंथ 2 टाइम्स, पावर आधा आधा। ऐसे काटेंगे तो सब कुछ सेम, बट ऐसे काटेंगे तो इंटेंसिटी आधा आधा। यहाँ पे मतलब 1/√2 टाइम्स कम होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब आते हैं कंपोजिट लेंसेज। इफ ए लेंस इज मेड ऑफ सेवरल मटेरियल्स देन द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ मटेरियल्स यूज्ड। याद रखना, अगर एक लेंस अलग अलग मटेरियल से बना हो, मतलब कुछ पार्ट प्लास्टिक का, फिर कुछ पार्ट ग्लास का, फिर कुछ पार्ट मान लो कुछ और सिलिकॉन जेली वेली कुछ कुछ चीज़ का, तो वो कितनी इमेज क्रिएट कर पाएगा वो डिपेंड करेगा कितने मटेरियल्स ने यूज़ किए। हाँ वही, ये सेम कहानी दो बार लिख ली, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। सेम स्टोरी हैज बीन रिटन 2 टाइम्स। अच्छा,
अब यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स दिया है जो न्यूमेरिकल्स करते हुए हमें लगेंगे, ठीक है। तो ये जो टिप्स है इट विल बी यूज वाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स। टिप्स में क्या है देखो, टिप्स में है पहले क्या करना है, डिटरमाइन टू फाइंड ऑफ द इक्वेशन, फिर राइट द नोन फार्मूला, यूज अप्रोप्रिएट साइन कन्वेंशंस, डोंट पुट साइन ऑफ द क्वांटिटी विच इज टू बी डिटरमाइंड। तो ये टिप्स अभी नहीं चाहिए होंगे, न्यूमेरिकल जब शुरू करेंगे तब ये टिप्स लगेंगे, बट यहाँ पे टिप्स भी मैंने इंक्लूड कर दिया है पहले से ही। अब इसके बाद जाएंगे हम प्रिज्म, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट खत्म, ठीक है। फिर चले जाएंगे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद तो पूरा रे ऑप्टिक्स से खत्म। बट रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर है वो यहाँ तक लास्ट है, द लास्ट पार्ट विल बी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जहाँ पे होगा प्रिज्म। प्रिज्म तुम लोग प्रैक्टिकल में भी कर चुके हो, रियल लाइफ में देख भी चुके हो। तो प्रैक्टिकल में जो फॉर्मूला यूज़ किया है उसी फॉर्मूला का प्रूफ है ये वाला प्रूफ। जो प्रैक्टिकल में जो फॉर्मूला यूज़ करते हो तुम लोग प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में कुछ बातें देख ध्यान से सुन लो, क्योंकि देयर आर फ्यू पॉइंट्स हियर एंड देयर जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं, बोल के दूंगा मैं प्रूफ के टाइम पे। अदर देन दैट जो प्रिज्म का होल प्रूफ है वो तुम्हारे अगर वो प्रैक्टिकल का एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल का एक्सपेरिमेंट याद है तो तुम्हें दिखेगा कि वही वाला फॉर्मूला रिटर्न आ रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक प्रिज्म है। तो प्रिज्म बेसिकली क्या करता है, अगर एक लाइट यहाँ पे हिट हो रहा है तो प्रिज्म इसको रिफ्रैक्ट करके 3-4 कलर में व्हाइट लाइट को सेपरेट कर सकता है। दिस इज बेसिकली प्रिज्म। प्रिज्म 3 तरह के हो सकते हैं, इक्विलेटरल, राइट एंगल, आइसोसेलेस। इक्विलेटरल मतलब सारे साइड सेम और सारे एंगल 60। राइट एंगल्ड मतलब सिर्फ 90 डिग्री और कुछ नहीं। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस मतलब राइट एंगल्ड एंड टू साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, उसको बोलते हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस। तो 3 तरह के प्रिज्म हो सकते हैं, याद रखना। तुम लोग जो प्रैक्टिकल लैब में यूज करते हो वो ये वाला प्रिज्म होता है, इक्विलेटरल प्रिज्म। अब द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म डिपेंड्स ऑन। अब डेविएशन क्या है एक बार ध्यान से समझ लो, इस वाले लाइट से ज़्यादा क्लियरली समझोगे। इसमें ध्यान दो, ये है तुम्हारा वाइट लाइट जो आके गिर रहा है। अगर इस वाइट लाइट को मैं हल्का से इधर उधर होगा, मैनेज कर लो, क्योंकि यहाँ से लाइट अगर ऐसे जा रहा है तो बिना प्रिज्म के लाइट ऐसे जाता, और प्रिज्म होने के वजह से लाइट इधर बेंड होकर यहाँ पे बेंड हो रहा है। तो अगर मैं मान लो कि लाइट ये यहाँ से निकल रहा है, तो क्योंकि वो प्रिज्म है यहाँ पे तो लाइट क्या हो रहा है, लाइट ऐसे जा रहा है। इस लाइट को अगर मैं पीछे ट्रैक करूँगा, बैक ट्रैक, तो ये यहाँ पे जाके मिलेगा। यानी लाइट को एक्चुअली जाना चाहिए था यहाँ पे, और प्रिज्म की वजह से लाइट चला गया यहाँ पे। दिस डेविएशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इस डेविएशन को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ कि लाइट अगर प्रिज्म नहीं होता तो यहाँ से स्ट्रेट होकर यहाँ चला जाता, प्रिज्म होने की वजह से लाइट यहाँ से मुड़ के यहाँ पे चला गया। तो लाइट जाना चाहिए था यहाँ पे, गया यहाँ पे। तो इस पाथ को बोलते हैं डेविएशन, यानी कितना चेंज हुआ है रास्ते में, उसको बोलते हैं डेल। तो ये डेविएशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे, यानी तुम्हारे प्रिज्म का एंगल कितना है उस पे। ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पे, प्रिज्म किस मटेरियल का बना है। ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, यानी तुम किस एंगल पे लाइट आके डाल रहे हो। अब रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, प्रूफ देखो। अब प्रूफ में क्या क्या है वो समझ लो। ये आ गया मेरा लेंस यहाँ पे, यहाँ आ गया मेरा पॉइंट ए, दिस इज माई पॉइंट बी, दिस इज माई पॉइंट सी। ये प्रिज्म का लेंस है, मतलब पॉइंट है। ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म ए। एंगल ऑफ प्रिज्म हम कितना ले रहे हैं, ए, बिकॉज हम जानते नहीं है ना कि इक्विलेटरल है या वो है हम नहीं जानते, तो हम मान के चल रहे कि एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा ए है, ए एंगल। अब डायग्राम देखो, यहाँ से लाइट आके यहाँ पे गिरा इस पॉइंट पे। अब जहाँ पे लाइट गिरता है वहाँ पे तुम लोगों को प्रैक्टिकल में भी वहाँ पे तुम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया है सरफेस से 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे ये वाला लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये डॉटेड लाइन, ये क्या है, सरफेस का 90 डिग्री नॉर्मल। तो प्रिज्म लाइट आके गिरा यहाँ पे, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद
लाइट को हो गया रिफ्रैक्शन। अब ये जा रहा है रेयरर मीडियम से डेंजर मीडियम पे, तो लाइट को एक्चुअली जाना चाहिए था ऐसे, एक्चुअली ये लाइट यहाँ से होते हुए ऐसे निकलना चाहिए था। देखो एक्चुअली लाइट को जाना चाहिए था कैसे, यहाँ से आके, अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट यहाँ से होते हुए ऐसे निकलना चाहिए था। अबे यार, हल्का सा मैनेज कर लो, मेरा ड्राइंग उतना सही नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का भी ऑप्शन नहीं है। लाइट को ऐसे निकलना चाहिए था एक्चुअली में, अगर प्रिज्म नहीं होता तो, प्रिज्म नहीं होता तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट इंस्टेड लाइट कैसे जा रहा है, क्योंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम है, तो लाइट ऐसे ना जाके नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो रहा है। रेयरर से डेंसर में नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, तो नॉर्मल कहाँ पे है, ये है मेरा नॉर्मल एनओ जो सरफेस के 90 डिग्री है, इसके तरफ बेंड होके लाइट कैसे चला गया, लाइट हैज चूजन द पाथ दिस वन, लाइट ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे जाके फिर से होगा रिफ्रैक्शन, तो अगर फिर से रिफ्रैक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो इस सरफेस का नॉर्मल है ये वाला, दिस वन, ये इस सरफेस का नॉर्मल है, ये इस सरफेस का नॉर्मल है। अब फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया। अब यहाँ से लाइट को एक्चुअली में निकलना चाहिए था कैसे, एक्चुअली अगर लाइट होता तो लाइट ऐसे निकल जाता, बट क्योंकि उसको नॉर्मल से दूर जाना है तो वो दूर जाके एक्चुअली में जा कहाँ से रहा है, फिर जा रहा है वो यहाँ से। लाइट को यहाँ से निकल के स्ट्रेट चले जाना चाहिए था, बट क्योंकि ये डेंजर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो उसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है, तो अवे जाने के चक्कर में वो यहाँ से जा रहा है, दिस रेड लाइन के अलोंग। तो हो गया मेरे प्रिज्म का डायग्राम कंप्लीट। दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज देख लो। नॉर्मल के साथ जो भी एंगल जाते हुए बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे, ये नीला वाला रिफ्लेक्टेड रे है। ऑरेंज तो एग्जिस्ट नहीं करता, ऑरेंज इमेजिनेशन है। यहाँ जो अंदर ऑरेंज है वो इमेजिनेशन है कि हाँ अगर कुछ ना होता तो कैसे जाता। तो यहाँ अंदर वाला ऑरेंज इज इमेजिनेशन, इसलिए देखो डॉटेड से बनाया हुआ, अंदर वाला ऑरेंज इज इमेजिनेशन, बट एक्चुअली लाइट कहाँ से गया, ब्लू वाले लाइन के अकॉर्डिंग। ब्लू वाला लाइन नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, R1, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जाके यहाँ पे टच किया तो नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है, R2। अब सेकंड केस में ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस वाले केस में क्योंकि ये जाके गिर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना है, R2। अब यहाँ से निकल रहा है एंगल नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है, E, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस मतलब निकल जाना, इमर्जेंस वर्ड का मीनिंग है बाहर निकलना, ठीक है, एग्जिट करना, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। डायग्राम समझ में आया? डायग्राम वाला पार्ट समझ में आया? अच्छा, अब आगे देखो। तो दिस इज पूरा डायग्राम, फिर आगे जाओ। अगर इस लाइन को यहाँ तक लेके जाएं, यानी अगर प्रिज्म ना हो तो इसको यहाँ तक जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, और गया कहाँ, रेड वाले लाइन के अकॉर्डिंग गया, कहाँ, रेड वाले लाइन के अकॉर्डिंग। तो ये रेड और ऑरेंज के बीच में जो लाइन है ना, वो हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन, माने ये वाला केस, दिस वन एंगल ऑफ डेविएशन। उसको जाना चाहिए था ऑरेंज के अकॉर्डिंग, चला गया वो रेड के अकॉर्डिंग, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, यानी ये वाला एंगल होगा मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये हो गया मेरा प्रिज्म डायग्राम कंप्लीट। अब कुछ वैल्यूज चेक कर लो, तो डायग्राम को अभी मैं कलर कोडिंग हटा रहा हूँ, अब वैल्यूज चेक कर लो। ये हो गए कलर कोडिंग खत्म, अब वैल्यूज। अब वैल्यूज पे ध्यान दो, बहुत इजी है। ये एंगल आई है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब ये वाला भी आई होना चाहिए। देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस आई, तो दिस इज ऑल्सो आई, वर्टिकली ऑपोजिट। तो अगर वो पीछे वाला पूरा आई है, अगर ये पूरा आई है और इतना सा R1 है, तो ये छोटा सा एंगल क्या होगा, I माइनस R1।
यानी इतना सा एंगल, ये छोटा सा एंगल है आई माइनस आर वन। अब ये इसको याद रखो। अब जाते हैं उस दूसरे साइड में, ये ई है। अब यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन ढूंढ कर दिखाऊं, ये एक ई है, ये एक लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन, यानी ये पूरा एंगल कितना होगा, दिस होल एंगल इज ई। ये पूरा एंगल ई है और इतना सा एंगल आर टू है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा, दिस रिमेनिंग एंगल विल बी ई माइनस आर टू। यानी ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, इतना सा, दिस पार्ट, ये रिमेनिंग पार्ट होगा ई माइनस आर टू। थोड़ा बड़ा जूम कर देता हूँ, क्लियरली दिखेगा। तो अगर ये ई है, दिस इज ई, देन दिस होल एंगल इज ई, और उसमें से R2 वाला पार्ट छोड़ दोगे तो ये रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। तो रिमेनिंग मुझे कौन सा टुकड़ा चाहिए, रिमेनिंग मुझे बस इतना चाहिए। तो पूरा E है, ये R2 है, तो रिमेनिंग कितना होगा E माइनस R2। सिमिलरली ये I है, तो ये पूरा I है, ये R2 R1 है, तो ये रिमेनिंग कितना होगा I माइनस R1। तो दिस I, तो दिस I, दिस E, तो दिस E, और ये रिमेनिंग पार्ट यानी इतना सा हिस्सा कितना होगा ई माइनस आर टू, ये इतना सा हिस्सा कितना होगा आई माइनस आर वन। तो यहाँ से हो गया डायग्राम में मेन काम सारे खत्म। अब प्रूफ में यहाँ पे एक चीज़ गलत हुआ है ना, यहाँ पे टी क्यू आर हुआ। अच्छा, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। टी आर क्यू देखो, टी आर क्यू, ये छोटा वाला एंगल टी आर क्यू, दिस छोटा एंगल इज ई माइनस आर टू, ई माइनस आर टू। अब एक और यहाँ पे हम लिखेंगे, बाद में नोट्स में करेक्शन कर दूंगा। टी क्यू आर देखो, टी क्यू आर, ये छोटा वाला एंगल, इसका वैल्यू कितना आया था आई माइनस आर वन, यानी टी क्यू आर इक्वल्स टू आई माइनस आर वन। टी क्यू आर इक्वल्स टू आई माइनस आर वन, तो ये दो वैल्यूज आ गए। और एंगुलर डेविएशन तो पहले ही बोला है मैंने, दिस इज द एंगुलर डेविएशन, यानी तुम जहाँ जाना चाहते थे और जहाँ फाइनली चले गए। अब जाओ इन ट्राइंगल टी क्यू आर, देखते हैं ट्राइंगल टी क्यू आर में जाके। इन ट्राइंगल टी क्यू आर, तो बाकी सब मिटा दो, ट्राइंगल टी क्यू आर के अंदर चलो। ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर यानी इस ट्राइंगल का बात हो रहा है, वी आर इनसाइड दिस ट्राइंगल। इस पे ये जो एंगल है ना, बाहर वाला एंगल, दिस, इसका वैल्यू कितना है डेल। अब इस टी क्यू आर ट्राइंगल में ये है एक्सटर्नल एंगल, बिकॉज ये ट्राइंगल के बाहर है, तो ये किन दोनों एंगल का सम होगा, ऑब्वियसली इसका नहीं हो सकता बिकॉज ये टचिंग है, तो इट विल बी सम ऑफ दिस एंगल एंड सम ऑफ दिस एंगल, यानी सम ऑफ एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू। तो हम लिख सकते हैं डेल इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू। टी क्यू आर का वैल्यू टी आर क्यू और टी क्यू आर दोनों का वैल्यू हमें पता है, वैल्यू बिठा दो यहाँ पे। यहाँ से हम आई और ई को एक साथ आई प्लस ई और माइनस कॉमन लेके आर वन प्लस आर टू, बिकॉज माइनस आर वन माइनस आर टू, आई प्लस ई माइनस आर वन माइनस आर टू, माइनस कॉमन ले लिया तो आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, ये आ गया इक्वेशन। अब यहाँ से सारे चीज़ों पर ध्यान देना, ये हो गया मेरा पहला काम, इक्वेशन वन डन। अब जाओ इन ट्रायंगल क्यू आर ओ, इन ट्रायंगल क्यू आर ओ, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का काम खत्म। अब नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में जाओ, क्यू आर ओ, इसमें इस पे आर वन एंगल प्लस आर टू एंगल प्लस एंगल क्यू ओ आर, इन तीनों को मिला के 180 होना चाहिए, बिकॉज एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आर वन प्लस आर टू और ये वाला एंगल क्यू ओ आर मिला के हमें कितना मिलना चाहिए 180। तो आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180। ये आ गया सेकेंड वाले केस में, इसको लिखेंगे हम नंबर 2। अब जाओ इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर, चलो क्वाड्रिलेटरल में जाके देखते हैं, बाकी सब रब कर दो। क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर, ए, अरे ए क्यू ओ आर, यानी इस क्वाड्रिलेटरल का बात हो रहा है, ध्यान रखना क्वाड्रिलेटरल, इट्स नॉट ए ट्राइंगल। अब इस क्वाड्रिलेटरल में, इस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल है ए, दूसरा एंगल है ये वाला क्यू, क्यू और ओ के बीच में। अब ये एनओ मेरा नॉर्मल ड्रॉ किया था मैंने, जब ड्रॉ किया था तो ये 90 था,
तो अगर अब ड्रॉ करने वक्त ये 90 था तो अभी भी ये 90 होगा, यानी एंगल ए क्यू ओ इज 90। सिमिलरली यहाँ पे देखो एन डैश ओ को तुमने ड्रॉ ही नॉर्मल किया था, तो अगर ड्रॉ ही नॉर्मल किया था तो ये वाला एंगल कितना होगा 90, बिकॉज ये नॉर्मल के साथ बना रहा है सरफेस, दिस इज माई सरफेस, दिस इज माई नॉर्मल। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये ए है और इसका वैल्यू हमें नहीं पता। तो इस क्वाड्रिलेटरल का हमें पता है कि चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल ए आर ओ प्लस एंगल क्यू ओ आर, इन चार एंगल्स का अगर सम करेंगे तो 180 होना चाहिए, जहाँ से ये दो एंगल्स 90 हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करते टाइम ही इसको नॉर्मल बनाया था और इसको नॉर्मल बनाया था, किसके साथ, सरफेस के साथ, सरफेस के साथ। तो अगर नॉर्मल बना, ड्रॉ ही तुमने नॉर्मल किया है तो वो 90 तो होगा ही। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए क्यू ओ आर दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 360, जहाँ से क्यू ए आर ए था, ए क्यू ओ 90, क्यू ओ आर का नहीं पता, क्यू ओ आर 90। देखो ए क्यू ओ 90, ए ओ आर ए आर ओ 90, क्यू ओ आर का नहीं पता, क्यू ए आर ए होता है एंगल। ये बाई क्वेश्चन हमने लिया था। ये आगे सारे वैल्यूज अब सारे वैल्यूज में से 90 को उधर शिफ्ट कर दो, 90 प्लस 90 180 होता है, और 180 को अगर 360 से माइनस कर दोगे तो आंसर 180 बचेगा। ये 360 है, यहाँ से 90 प्लस 90 180, यहाँ पे माइनस कर दोगे तो आंसर फिर से 180 बचेगा। तो वहाँ से आ गया 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180। तो अब इस नए फाउंड इक्वेशन को नंबर देंगे हम लोग 3, इसको देंगे नंबर 3। अब नंबर 3 और 2 में मैच करो, 3 और 2 दोनों का राइट हैंड साइड 180 है, तो इनको अगर कंबाइन करोगे तो दिस इक्वल्स टू दिस, तो अगर दिस इक्वल्स टू दिस लिखोगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा ए इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, ए इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास अभी तक 1 2 3 4 इक्वेशन हो चुके हैं। अब अगर मैं 4 वाले इक्वेशन को 1 में बिठा दूँ तो 1 में मेरे पास आर वन प्लस आर टू है, तो यहाँ से 4 का वैल्यू 1 में बिठा दो, तो 4 का वैल्यू 10 फ्रॉम 1 एंड 4 वी हैव दिस, तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। साइड चेंज किया है बस, 1 प्लस आई को इधर रखा है, ए को उधर ले लिया, तो डेल्टा आई इक्वल्स टू दिस। अब इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन, अब यहाँ पे आओ, मिनिमम डेविएशन क्या होता है। मिनिमम डेविएशन यानी ऐसा एक एंगल चूज करना है जहाँ पे लाइट का डेविएशन एकदम अपना मिनिमम हो, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेविएशन हुआ है, हमें एक ऐसा एंगल चूज करना है, हमें प्रिज्म में एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल चूज करना है जहाँ से लाइट अगर जाना चाहता था यहाँ पे, तो उसका जो पाथ चेंज हुआ है वो एकदम मिनिमम चेंज हो। ये जो पाथ चेंज हुआ है ना वो एकदम मिनिमम हो, यानी इससे कम होना पॉसिबल ना हो इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिज्म। तो वो वाले कंडीशन में जा रहे हैं जहाँ से लाइट का पाथ चेंज एकदम ही मिनिमम हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन, डेल इक्वल्स टू डेल्टा एम, यानी डेविएशन को हम बोल रहे हैं मिनिमम डेविएशन। तो डेविएशन का एंगल जो था, जो पहले हमने डेविएशन का एंगल लिया था डायग्राम में, जो यहाँ पे डेल लिया था एंगुलर डेविएशन, उसका मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं। मिनिमम वैल्यू क्या मान के चल रहे हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू है डेल एम। तो एट मिनिमम डेविएशन डेल बिकम्स डेल एम। मिनिमम डेविएशन पे आई और ई सेम होंगे, याद रखना ये वाला कंडीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मिनिमम डेविएशन जब भी केस ऐड हो जाएगा ना कि हाँ अभी तुम बोल रहे हो कि हाँ मेरा प्रिज्म अब मिनिमम डेविएशन में है, जैसे ही तुम्हारा प्रिज्म मिनिमम डेविएशन में जाएगा तुम्हारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। I will be equal to E, and this will also become equal, R1 will become equal to R2। याद रखना मिनिमम डेविएशन में I will become equal to E and R1 will become equal to R2। ये आ गए मिनिमम डेविएशन के सारे कंडीशंस, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो, तो मिनिमम डेविएशन में मैंने कहा है कि जब भी मिनिमम डेविएशन का कंडीशन लगेगा
I will be equal to E and R1 and R2 will be equal to, let us say they are equal to R, माने R1 equal to R2, मान लो उनका वैल्यू R है, यानी R1 भी R है R2 भी R है, दोनों का वैल्यू सेम है। अब इन सारे वैल्यूज कंडीशंस को बिठा देंगे हम लोग, ठीक है। अगर इन सारे कंडीशंस को बिठाओगे तो देखो, अगर R1 इक्वल टू R का कंडीशन मैं ले जाके यहाँ पे बिठा दूँ इस वाले को इक्वेशन नंबर 4 में, तो जैसे इक्वेशन नंबर 4 में जाओगे तो फ्रॉम 4 में क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम 4 R1 को भी मैं R लिख सकता हूँ, R2 को भी मैं R लिख सकता हूँ, यानी A इक्वल्स टू ट्वाइस R, या फिर अगर A इक्वल्स टू ट्वाइस R है तो R इक्वल्स टू A/2। ये हो गया मेरा नया इक्वेशन। फ्रॉम मिनिमम डेविएशन कंडीशन में मेरे पास एक नया इक्वेशन आ गया। ऑल्सो हमें पता है I इक्वल्स टू E। अब देखो I इक्वल्स टू E अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 में बिठा दूँ तो I और E के जगह, I की जगह में वापस E के जगह आई कैन राइट I नाउ बिकॉज दीज आर इक्वल। तो हम इस वैल्यू को 5 में जाके पुट करेंगे। देखो 5 में क्या होता है, 5 में डालोगे तो I की जगह E, यानी ये हो गया ट्वाइस I। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया, इसको इसके जगह आ गया ट्वाइस I। अब 2 को इधर भेज दो तो I इक्वल्स टू दिस प्लस दिस बाई 2, और डेल को हमने डेल एम बना दिया, वो तो पहले ही कहा है कि डेल विल बी इक्वल टू डेल एम, यानी दिस डेल बिकम्स डेल एम। आ गया यहाँ तक, तो R का इक्वेशन मिल गया, I का इक्वेशन मिल गया। नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q, पॉइंट Q पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। चलो पॉइंट Q ढूंढ के आते हैं। इस डायग्राम में पॉइंट Q है यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा के देखो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन I बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन R1, बट हम पहले कह रहे थे ना कि R1 इक्वल्स टू R2 और इक्वल्स टू R, तो R1 की जगह हम सिर्फ R लिख सकते हैं। तो दिस इक्वल्स टू साइन I कौन से मीडियम में है, I इज इन मीडियम μ2, सो μ1 ये सराउंडिंग है मीडियम μ1 और ये है मीडियम μ2। तो साइन I कौन से मीडियम में है, I है मीडियम μ1 में, तो I का मीडियम हम नीचे लिखेंगे। R कौन से मीडियम में है, μ2 में, तो उसका ऊपर लिखेंगे। तो साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। तो स्नेल्स लॉ से साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। I की जगह हम लिख सकते हैं डेल एम बाई A/2, डेल एम प्लस A/2। R की जगह लिख सकते हैं A/2, R की जगह लिख सकते हैं A/2। ये बन गया इक्वेशन। और μ2 बाई μ1 को उल्टा लिखते हैं, लिखते वक्त नीचे वाला ऊपर जाता है तो μ12। ये आ गया प्रूफ, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला का प्रूफ। इसी फॉर्मूला को तुम लोगों ने यूज़ किया है प्रैक्टिकल में, इस फॉर्मूला को। तो दिस इज डन, ठीक है। अब कुछ बातें याद रखना, जैसे μ1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का स्पेलिंग गलत है, I नहीं होगा। μ2 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, और रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। याद रखना क्या मैं कह रहा हूँ, जब प्रिज्म अपने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में होगा, यानी प्रिज्म ऐसे एंगल में होगा जहाँ से उसका डेविएशन का एंगल और कम हम नहीं कर सकते, यानी लाइट को ऐसे जाना चाहिए था और लाइट गया ऐसे, तो दिस इज इट्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, माने इससे कम डेविएशन तो होगा ही नहीं उसका, इससे कम डेविएशन उसका पॉसिबल ही नहीं है। डेविएशन कितना हुआ है, दिस, जाना चाहिए था ऐसे, चला गया ऐसे। अगर इससे कम डेविएशन पॉसिबल ना हो तो ये लाइट जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, ओके, जब बेंड होगा, तो वो बेंड लाइट विल बी पैरेलल टू दिस साइड, कंप्लीटली पैरेलल। यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है बट ये पूरा पैरेलल होगा, इट विल बी पूरा पैरेलल, ठीक है। तो थोड़ा मैनेज कर लो, इट विल बी पूरा पैरेलल एकदम। ये ब्लू लाइन एंड येलो ग्रीन लाइन विल बी पैरेलल, यानी रे इनसाइड द प्रिज्म, रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। इसके साथ इसका पूरा पैरेलल होगा बेस के साथ। कब कब, जब ये मिनिमम डेविएशन पे होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल थिंग टू रिमेंबर। और हमेशा याद रखना, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऐसे दो वैल्यूज हो सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऐसे दो वैल्यूज हो सकते हैं फॉर विच रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म डेविएट्स थ्रू ए गिवन एंगल। यानी अगर यहाँ पे मान लो एंगल आ रहा है मेरा, डेविएशन का एंगल आ रहा है 30 डिग्री, तो इस 30 डिग्री को अचीव करने के लिए मेरे पास देयर आर ऑलवेज टू पॉसिबल वैल्यूज।
एक मान लो यहाँ पे मैंने तुमने 35 डिग्री चूज़ किया था और तुम्हें डेविएशन 30 का मिला, तो ये वैल्यू नहीं है, मतलब ये वन ऑफ द वैल्यूज है। एक और पॉसिबल वैल्यू है जब जो तुम्हें फिर से 30 डिग्री ही देगा। तो वो बातें याद रखना कि एक डेविएशन के एंगल के लिए देयर आर टू पॉसिबल केसेस ऑफ इंसिडेंस एंगल। डेल एम बाई वाला डेल एम प्लस वो ऊपर से वैल्यू पुट किया हमने, देखो ये यहाँ से आई का वैल्यू यहाँ पे है ना, तो वो आई की जगह आई का वैल्यू पुट कर दिया और आर का वैल्यू जो लिया था वो आर की जगह पुट कर दिया, तो वहाँ का वैल्यू यहाँ से पुट किया वैल्यू, बस और कुछ नहीं। तो ये नीचे वाले पॉइंट्स बस याद रखना, दीज आर नोट्स, इसका कुछ प्रूफ नहीं है इन 3 पॉइंट्स को। अब डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म फॉर ए स्मॉल एंगल, तो सेम प्रिज्म ही लेंगे हम बट एक स्मॉल एंगल के लिए डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट है, इसके बाद तो नहीं है कुछ। ये प्रूफ जो पहले किया था वैसा वाला ही है। तो इनिशियल पार्ट नहीं करना है, इनिशियल पार्ट एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। इनिशियल यहाँ से लेके अभी जो प्रूफ किया है ना उसके जैसा देखो सब सेम है, डायग्राम सेम है, प्रूफ सेम है, एवरीथिंग इज सेम अप टू हियर। इक्वेशन नंबर 5 तक सब कुछ सेम है, देखो इक्वेशन नंबर 5 तक एवरीथिंग इज सेम, मैंने खुद कॉपी पेस्ट किया है, तो ये इक्वेशन सब कुछ सेम है। इसके बाद डायग्राम में देखो हम पॉइंट क्यू पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ, पॉइंट क्यू पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, दिस इज म्यू 1 दिस इज म्यू 2, तो म्यू 1 म्यू 2 को हम डायरेक्टली म्यू 1 म्यू 2 करेंगे, तो यहाँ पे लगाओ साइन, तो साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ R1 इक्वल्स टू म्यू आई है म्यू 1 पे, तो म्यू 1 नीचे जाएगा, तो म्यू 1 बाई म्यू 2, म्यू 2 बाई म्यू 1 यानी दिस विल कम आउट टू बी 1 म्यू 2। इस 1 म्यू 2 को हम डायरेक्ट म्यू लिख रहे हैं, ठीक है, 1 म्यू 2 को हम डायरेक्ट म्यू लिख रहे हैं। अभी के लिए तुम 1 म्यू 2 ही लिख लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, यू कैन राइट इट लाइक दिस 1 म्यू 2, बट हम म्यू लेके चल रहे हैं, एक ही बात है। बट देखो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर 1 इक्वल्स टू 1 म्यू 2, तो 1 म्यू 2। अब क्योंकि ये एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन आई कैन बी रिटन एज आई एंड साइन R1 कैन बी रिटन एज R1, बिकॉज मैंने एक बार बोला भी था हम लोगों ने कि साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो ये आ गया यहाँ पे, यहाँ से साइड चेंज करके हमें मिल गया आई इक्वल्स टू म्यू R1। तुम इसको ऐसे ऐसे मान सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ कि इसी वैल्यू को म्यू मान लो। तो ये आ गया यहाँ से इक्वेशन। अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे पॉइंट आर पे, लगा के देखो पॉइंट आर पे स्नेल्स लॉ, ये लगाए थे हमने पॉइंट क्यू पे, अब लगाएंगे पॉइंट आर पे। आर मतलब यहाँ पे लगेगा स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ मतलब इंसिडेंस, ये लाइट यहाँ से इंसिडेंस होकर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इंसिडेंस एंगल यानी साइन R2 बाई रिफ्रैक्शन कितने एंगल पे हुआ है, साइन ई। R2 है मीडियम म्यू 2 पे, तो म्यू 2 जाएगा नीचे, और R1 है मीडियम म्यू 1 में, तो म्यू 1 चला गया ऊपर। तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वल्स टू म्यू 2 बाई, अरे क्या लिख रहा हूँ, ई है मीडियम म्यू 2 में, ई कौन से मीडियम में, म्यू 1 में, सराउंडिंग में, तो ई का मीडियम चला गया ऊपर। R2 कौन से मीडियम में है, म्यू 2 में, तो उसका चला गया नीचे। अब दिस कैन बी रिटन एज साइन R2 बाई साइन ई इक्वल्स टू म्यू 1 बाई म्यू 2, और हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, देयर इज़ नो इशू बिकॉज वही अल्टीमेटली मैथ्स ही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ई बाई साइन R2 इक्वल्स टू म्यू 2 बाई म्यू 1। एक ही बात है ना, साइन R2 बाई साइन ई और साइन ई बाई R2, तो ये म्यू 1 बाई म्यू 2, ये म्यू 2 बाई म्यू 1 हो गया। अगर ये म्यू 2 बाई म्यू 1 होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू नीचे वाला ऊपर यानी 1 म्यू 2, और 1 म्यू 2 को हम क्या मान के चल रहे हैं, म्यू। तो इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पे लिखा है साइन ई बाई साइन R2 इक्वल्स टू म्यू यानी 1 म्यू 2 1 म्यू 2 यानी म्यू। यहाँ पे भी क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन ई को सिर्फ ई, साइन R2 को सिर्फ R2। यहाँ से हमने ई का इक्वेशन निकाल लिया, वहाँ से आई का निकाले थे, यहाँ से ई का निकाल लिया, तो यहाँ से आई आ गया, यहाँ से ई। अब we have according to this formula del plus a equals to I plus e, आई और ई का इक्वेशन तो हमें मिल गया, तो सारे वैल्यूज यहाँ पे बिठा दो, a प्लस डेल इक्वल्स टू आई प्लस ई। अब आई प्लस ई, ए को उधर ले लो तो आई प्लस ई माइनस ए। अब आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई की जगह लिख सकते हो म्यू R1, आई की जगह म्यू R1, ई की जगह म्यू R2,
यहाँ से म्यू कॉमन ले लो तो म्यू इक्वल्स टू R1 प्लस R2 माइनस ए। अब एट मिनिमम डेविएशन, हम पहले ही बोल के आए हैं मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, मिनिमम डेविएशन में R1 एंड R2, एट मिनिमम डेविएशन देखो, अच्छा एट मिनिमम डेविएशन नहीं लिखने से भी चलेगा आई थिंक। यहाँ पे मिनिमम डेविएशन हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, मिनिमम डेविएशन मत लिखो, छोड़ दो इस वाले पार्ट को, ये नहीं चाहिए, मतलब ये लाइन नहीं चाहिए। यहाँ तक हो गया। अब R1 प्लस R2 इक्वल्स टू हमें ऑलरेडी पता है, देखो R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2 मतलब A होता है। तो अगर R1 प्लस R2 A होता है तो यहाँ पे हम R1 प्लस R2 को A से शिफ्ट कर देंगे, A बना देंगे, तो ये हो गया बाई वी नो 10 देयरफॉर डेल इक्वल्स टू म्यू R1 प्लस R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं, A, तो म्यू A माइनस A, यहाँ से A कॉमन, तो ये आ गया इक्वेशन। अब इसका प्रूफ बहुत कम आता है, ठीक है, रियली आता है, तो बट दे के रखा है ताकि प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज ये उतना मुश्किल तो है नहीं। तो डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल होगा तो ऐसे वाले प्रूफ में आएंगे हम लोग, और मिनिमम डेविएशन पूछेगा तो ये ऊपर वाला प्रूफ, ऊपर वाला इज मोर इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू नीचे वाला। तो यहाँ पे कुछ बातें थी, जैसे वाइट लाइट अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम डेविएट होगा। यानी वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका डेविएशन देखो बहुत ज़्यादा हुआ है, उसको जाना चाहिए था यहाँ पे, चला गया यहाँ पे। और आर का यहाँ तक हुआ है, फिर मैक्सिमम डेविएशन मिनिमम डेविएशन, इसका तो कुछ नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए इस वाला पार्ट, बट मिनिमम डेविएशन का याद रखना, इसका कुछ नहीं चाहिए, उतना इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट याद रख लो। अच्छा याद ही रख लो कि मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 पे मारोगे ना, लाइट को ऐसे छोड़ोगे प्रिज्म पे, ऐसे टच करके, तो डेविएशन मैक्सिमम होगा। और मिनिमम डेविएशन में याद रखना जो अभी बोला था कि रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द बेस। और ये 3 केसेस है नॉर्मल इंसिडेंस ऑन द मिरर का, तो ये तो बस न्यूमेरिकल में लगेगा। यानी लाइट अगर नॉर्मल मारोगे तो लाइट 90 डिग्री यानी नॉर्मल के अकॉर्डिंग मारोगे तो बिना रिफ्लेक्शन के सीधा निकल जाएगा। इस केस में एंगल इमरजेंस 90 है, तो ये कुछ बातें, बट ये न्यूमेरिकल्स में लगेंगे। इसके बाद चैप्टर ख़त्म है, रे ऑप्टिक्स, रे में और कुछ नहीं बाकी है, ठीक है।